नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। आइए आज नज़र डालते हैं अब तक की कुछ 5 बड़ी खबरों के ऊपर। उनमें से कुछ खबरें शायद आपको हंसाएं, कुछ खबरें शायद आपको जानकारी दें और कुछ खबरें शायद आपकी आंखें भी खोल दें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर के ऊपर। तो पहली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहाँ के एक प्रोटेम स्पीकर, मैं आपको बता दूं प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है जो अस्थाई स्पीकर होता है या जो कुछ समय के लिए स्पीकर बनाया जाता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जैसे ही बनेगा, जिस दिन राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा उस दिन कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने पूरे बयान में कहा कि भगवान राम ने दोबारा जन्म लिया है मनुष्यों की अच्छाई के लिए और बुराई को मारने के लिए। तो और जैसे ही राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी, उसी वक्त कोरोना महामारी का भी अंत हो जाएगा। अब राम मंदिर का निर्माण और कोरोना महामारी की बात, ये दोनों आपस में मिलते हुए बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हो सकता है उस दिन कोरोना के केस और बढ़कर सामने आ जाए। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन कोरोना महामारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इससे तो एक बात सामने आ रही है कि जितने भी पूरी दुनिया में साइंस है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं पूरे दिन रात इसकी महामारी की दवाई ढूंढने में, वो सब बेवकूफ़ हैं। उनको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो वो लोग आराम से अपने घरों में बैठ जाएं, जाकर सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और राम मंदिर के निर्माण का इंतज़ार करें, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा कोरोना खुद ख़त्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब दूसरी खबर बहुत बड़ी खबर है, जिसमें बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि बॉलीवुड के कई कलाकारों के आईएसआई और पाकिस्तान के साथ लिंक देखे गए हैं। इस सब की शुरुआत होती है जब बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट जे पांडा ने एक ट्वीट के जरिए सबको ये बताया। उस ट्वीट में क्या था आप वो देखिए। Came across shocking threads documenting personal and business links of some Bollywood personalities with certain Pakistanis and NRIs with undeniable track record encouraging violence in Jammu and Kashmir who have verifiable links to ISI and Pak Army. I urge patriotic Bollywoodies renounce them. इसके बाद पहला नाम सामने आया एक टोनी अशाई नामक व्यक्ति का, जो कि एक यूएस बेस्ड कश्मीरी है और उस पर हमेशा से इल्ज़ाम रहे हैं कि उसने विवादित बयान दिए हैं कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर, और कश्मीर में हिंसा भड़काने का भी आरोप इस टोनी अशाई नामक व्यक्ति पर लगाया जाता है। तो पहली फ़ोटो जब ट्विटर पर ट्वीट करी किसी ने, जिसमें टोनी अशाई को इमरान खान के साथ देखा जा रहा है और ये भी कहा गया है कि इस व्यक्ति का पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई और इमरान खान के साथ बहुत गहरे संबंध हैं। इसके बाद टोनी अशाई नामक व्यक्ति को शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के साथ देखा गया। इसके बाद कुछ ही देर में ट्विटर पर बवाल मच गया। बहुत सारे ट्वीट के साथ कई सारे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। जो फ़ोटोज़ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए। इसमें शाहरुख खान की जो दुबई में घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर भी ये आरोप है कि उन सारी बिल्डिंग्स को इस टोनी अशाई नामक व्यक्ति ने ही डिज़ाइन किया है और शाहरुख खान और गौरी खान के इस टोनी अशाई के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। इसके बाद बात यहीं नहीं रुकती है, शाहरुख खान पर ही बात नहीं रुकती है। इसके बाद बॉलीवुड के कई सारे कलाकार, जिसमें रणवीर सिंह, सोनम कपूर, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, इन सब पर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत होती है जब एक अनिल मुसारत नाम का व्यक्ति है, जो कि पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश बिजनेसमैन है, उस पर भी ये आरोप हैं। वो हमेशा से एंटी इंडिया, इंडिया के विरोध में बात करता रहा है। तो एक पार्टी की फ़ोटो ट्वीट करके लोगों ने ये बताया कि कैसे अनिल कपूर और अनिल मुसारत के बहुत गहरे संबंध हैं। और इसके बाद एक पाकिस्तान बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम आरिफ अजाकिया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कई सारे फ़ोटोज़ दिखाए, जिसमें अनिल कपूर की फैमिली के साथ ये शख्स खड़ा है जो अनिल मुसारत है। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिस इज़ अनिल मुसारत हु इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ अनिल कपूर फैमिली। अनिल मुसारत इज़ अ पाकिस्तान बॉर्न मुस्लिम ब्रिटिश बिजनेसमैन. He is close friend of Imran Khan and is assigned many official tasks by current Pakistan government. He hosts Pakistan hierarchy in London. तो इस सारी बात सुनने के बाद एक बात समझ में आने लगी है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, जब से हर शख्स को बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है,
जो पहले पॉलिटिशियंस होते थे, नेता होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, उन सबको पहले बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप लोगों को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, आप सिर्फ जाकर फिल्म देखते थे, उसकी अच्छाई या बुराई कर लेते थे हॉल के बाहर आकर, पर इतनी गहराई में किसी को जानने की कोई रुचि नहीं थी। पर अब जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया है, जब से हर किसी को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, नेता हो या आम आदमी हो, उन सबको बॉलीवुड की गहराई में जाने का एक अलग ही शौक लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। अब तीसरी बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी अकेली भैंस को बेच दिया ताकि वो अपने बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद सके ऑनलाइन क्लासेस के लिए। पूरी खबर है कि कुलदीप कुमार नामक व्यक्ति हैं जो कि कांगड़ा ज़िले में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब से स्कूल बंद हुए थे लॉकडाउन की वजह से, जब से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था स्कूल के ज़रिए भी, टीचर्स के ज़रिए भी, कि अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखवाना चाहते हैं, उन्हें आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक स्मार्टफ़ोन उन्हें ख़रीद कर देना ही पड़ेगा ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। इसके बाद कुलदीप ने ये भी कहा कि उन्होंने कई सारे बैंक्स के चक्कर लगाए, कई मनी लेंडर्स के पास गए, अमीर लोगों के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़े कि सिर्फ उन्हें 6,000 रुपये तक का लोन दे दिया जाए, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की क्योंकि वो एक गरीब थे। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत के आगे भी हाथ जोड़े कि उनकी मदद कर दी जाए, वो पैसा लौटा देंगे, पर किसी ने उनकी मदद करने के लिए आगे एक भी कदम नहीं बढ़ाया। मजबूरन उन्हें आगे अपनी इकलौती भैंस को बेचना पड़ा सिर्फ 6,000 रुपये में, और उन पूरे 6,000 रुपये का वो अपने बच्चों को एक स्मार्टफोन लाकर दे देते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लास ले सकें। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, जिसका पूरे घर को चलाने का एक ही ज़रिया था, वो थी उसकी भैंस, वो भी उसने बेच दी, वो भी इतने कम दामों में, सिर्फ 6,000 रुपये में। अब उसके बच्चे तो खुश हो जाएंगे, वो अपने बच्चों के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया, पर अब उसके ऊपर एक और दबाव आ गया है कि वो पढ़ाई के साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे क्या खिलाएगा, उनका पेट कैसे पालेगा। अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। है इंदौर से, जहां एक महिला सब्जी विक्रेता ने अंग्रेजी में बात कर वहां आए नगर निगम के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। मेरी बातों से शायद आपको ये खबर बड़ी आम सी लगे, बड़ी नॉर्मल लगे, पर जब आप वो वीडियो देखेंगे तो शायद आप हिल जाएं, और उसके बाद की बात जो मैं आपको बताऊंगा, फिर तो शायद आपके होश ही उड़ जाएं। पहले आप वो वीडियो देखिए। Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and Modi and Nagar Nigam, that we will not stay and run our hand cart on the road. How it is possible? All they are giving us large amount of money, large amount of money. Is Nagar Nigam says very badly us. Run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will earn to our family? How it is possible? We are not selling fruits, we are not selling vegetables. Then how we will survive our families? How we will give our children? What? हम जहर खा लें, या मर जाए, या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए, या मोदी के यहाँ जाके मर जाए, या इस नगर निगम के गले पड़ जाए। किसके गले पड़े? किसके गले पड़े? ये मंडी आज से नहीं है, हमारी 6 से 7 पीढ़ी जा चुकी है। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. How many years you are selling such things here? I am selling mangoes. Mangoes. How many years you are here? From my age. What's your education? My education is PhD in material science. Then why you are not preferring any other job? I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. What's your earning today per day? Today there is no earning. So already normal days, how much you are earning? Here to there and rushing. Just sweating and burning. Bas, that's it. Nothing else. Then why you are not approaching somewhere for getting job and other things? Who will give the job? No, you are a PhD scholar. No. There is first
situation is that corona is spreading from the Muslims. कोरोना जो है वो मुसलमान से जनरेट हुआ है, तो who is ready to give me job? Because my name is Raisa Ansari, that's why no institutions, no research institute and no colleges and no nothing is ready to give the job for any Muslims and other communities. What is your What name? we will do? What's your name? My name is Raisa Ansari. In which stream you take PhD? My PhD is from DAVV. Which stream? Which subject? Stream, material science. Material Physics. science. In which year? MSc in physics. Which year? Which year? What say? Saal 2011. 2011. March. इस महिला सब्जी विक्रेता का नाम रईसा अंसारी बताया जा रहा है, जो कि इंदौर में सब्जी का ठेला लगाती हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात तो शायद आपको ये लगी कि वो इंग्लिश में अंग्रेज़ी में बात कर रही थी, पर उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि ये पीएचडी हैं फिज़िक्स में। जी हाँ, और जब लोगों ने इनसे पूछा कि पीएचडी करने के बाद भी क्यों इन्होंने सब्ज़ी का ठेला लगाने का फ़ैसला किया, ये क्यों सब्ज़ी बेच रही हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि पहला, एक तो इनका पूरा परिवार 60 वर्षों से ज़्यादा सब्ज़ी का काम करता आ रहा है, और दूसरा कि जब इन्होंने पीएचडी पूरी करी तो ये नौकरी के लिए बहुत घूमी, कई जगह इन्होंने नौकरी के लिए चक्कर लगाए, पर इन्हें किसी ने नौकरी नहीं दी, जिसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये सब्ज़ी बेचकर ही अपना घर चलाएंगी। अब आज का हाल यही है बाबू, यहाँ एमएससी वाले भी बस में सामान ढोते हैं और पीएचडी वाले भी सब्जी फल का काम करते हैं, सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं। अब क्या करेंगे, जब रोज़गार ही नहीं है, नौकरियाँ ही नहीं हैं, तो यूथ को तो ये करना ही पड़ेगा। अब आगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और सपने देखना अच्छी बात होती है, क्योंकि पता नहीं कब वो सपने सच हो जाएं, पर उन सपनों को सच करने का जो रास्ते हैं वो भी सरकार को निकालने की ज़रूरत है। खैर, अब बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। अब 5वीं बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लगातार बहुत दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार के एम्स अस्पताल में आज 400 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। उन नर्सों का ये कहना है कि प्रशासन उनको अन्य स्टाफ की तरह सुविधाएं नहीं दे रहा है। अब ऐसे में बिहार की हालत आप सबके सामने है, वहाँ बाढ़ भी आई हुई है, वहाँ कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे संकट के समय में इन 400 नर्सेस का हड़ताल पर जाना एक बहुत ही चिंता वाली खबर है। उन नर्सों ने कुछ शर्तें रखी हैं प्रशासन के सामने। उन शर्तों में से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वे सब नौकरी की सुरक्षा चाहती हैं, वे सब अपने वेतन को बढ़ाना चाहती हैं, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, स्थायी कर्मचारियों की तरह छुट्टी जैसी सुविधाएं भी वे चाहती हैं। मगर अस्पताल प्रशासन ने उनकी इन सारी मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया है, और वहीं एम्स प्रशासन ने उनकी कुछ मांगों को तो मान लिया है, पर सारी मांगें मानना उनके लिए असंभव है। अब आपको याद होगा कि हम इन डॉक्टर्स को, नर्सिस को कोरोना वॉरियर के नाम से जानते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्हें महामारी की शुरुआत में बहुत हाईलाइट किया गया था, इनको बहुत महत्व दिया गया था, जिसके ये हकदार भी हैं, क्योंकि ये लोग अपनी जान की परवाह ना कर दिन रात आपकी और हमारी जान बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में इन नर्सों की ऐसी मांग का उठना लाजमी भी है, और सरकार का ये काम भी है, ये कर्तव्य है कि उनकी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए, उनको और मोटिवेशन मिले ताकि और वो और मेहनत से इस महामारी से लड़ने में हमारी मदद करें।